नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। विकास एवं आयोजन के अंतर्गत हम लोग आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आर्थिक विकास के मापकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज की इस क्लास में हम लोग आर्थिक विकास के मापकों का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। पहले प्रकार में हम लोगों ने HDI के बारे में अध्ययन किया था। आज PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसने जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादित किया तथा जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में आवश्यक आधारभूत आवश्यक सूचकांक क्या हैं और इस सूचकांक के घटक क्या क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। यह क्लास BA तृतीय वर्ष 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ साथ TGT PGT नेट JRF के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसी भी देश के जीवन की गुणवत्ता या कल्याण को मापने का प्रयास है। अर्थात कहा जा सकता है किसी भी देश के लोगों की जीवन की गुणवत्ता का संख्यात्मक माप ही PQLI है। PQLI का सबसे पहले विचार जॉन टिनवर्जन द्वारा दिया गया, जिन्होंने 1976 में PQLI का विचार दिया था। इसके बाद प्रोफेसर मायरिस डी मैटिस द्वारा 1979 में PQLI की वैज्ञानिक माप प्रस्तुत की गई। इसलिए PQLI को मायरिस डी मैटिस के नाम से ही जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, तो मायरिस डी मैटिस के नाम से जाना जाता है। अर्थात मायरिस डी मैटिस ने जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादित किया था या वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की थी। डी मैटिस ने अपने अध्ययन में 23 विकसित एवं विकासशील देशों का अध्ययन किया तथा इस अध्ययन के आधार पर PQLI प्रस्तुत किया। इस सूचकांक को बनाने में इन्होंने 3 आयामों को लिया। 3 आयाम कौन कौन से लिए गए? साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा। इन 3 आयामों को मायरिस डी मैटिस द्वारा PQLI की वैज्ञानिक माप प्रस्तुत करते समय लिया गया था। प्रोफेसर मायरिस मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए प्रचलित माप GNP जो पहले से चली आ रही थी प्रचलित माप, और प्रति व्यक्ति आय, ये सही माप नहीं है। किसी भी देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता को GNP या प्रति व्यक्ति आय द्वारा नहीं मापा जा सकता, क्योंकि किसी भी देश की GNP के आकार में अंतर पाया जाता है। अलग अलग देशों की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, जनसंख्या अलग अलग होती है, जनसंख्या का आकार अलग अलग होता है, उस देश की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति अलग अलग होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश की GNP में अंतर पाया जाता है, जिससे देश में आय वितरण की सही जानकारी नहीं होती है। अर्थात गरीब एवं अमीर व्यक्ति की आय की जानकारी नहीं हो पाती है। PQLI इसी कमी को दूर करने के लिए मायरिस एवं डी मैटिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। GNP किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सही सूचक नहीं है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग की या उद्योगपति वर्ग की आय बढ़ने पर GNP बढ़ जाएगी। किसी भी देश की अगर पूंजीपति या उद्योगपति की आय बढ़ती है तो देश की GNP बढ़ जाएगी। इससे गरीब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। कुछ लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो सकती है और कुछ लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। इस प्रकार उद्योगपति वर्ग का आय स्तर ज़्यादा हो जाएगा और
उनकी प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा हो जाएगी और गरीब की प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी या कम भी हो सकती है। इससे सभी देशों के लोगों की गुणवत्ता नहीं मापी जा सकती। कुछ व्यक्तियों के वर्ग विशेष व्यक्तियों की ही गुणवत्ता या आय को मापा जा सकता है। इन कमी को दूर करने के लिए मैरिस एवं डिमैरिस ने जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक निर्धारित किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता किसी भी देश की, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं शामिल की जाती हैं। सामाजिक विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं। आर्थिक विशेषताएं, सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। सुरक्षा का स्तर बढ़ा है, घटा है, या सभी लोगों को, देश के निवासियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, रोजगार मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है। न्याय, मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता जीवन की गुणवत्ता के प्रमुख सूचक हैं। तो जीवन की गुणवत्ता को इन्हीं आधार पर ध्यान में रखते हुए मैरिस डिमैरिस ने PQLI के घटक या आयामों में 3 घटकों को शामिल किया। क्यों 3 घटकों को शामिल किया? क्योंकि जीवन की भौतिक गुणवत्ता में जो आयाम शामिल किए गए थे, सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, न्याय, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, मैरिस एवं डिमैरिस मानते हैं कि इन सब की माप के माध्यम से ही किसी देश की गुणवत्ता की माप उचित प्रकार से हो सकती है। GNP या GDP के माध्यम से किसी देश की माप उचित प्रकार से नहीं हो सकती है। इसीलिए मैरिस एवं डिमैरिस ने PQLI की माप के लिए 3 आयाम लिए, जिसमें उन्होंने शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत साक्षरता दर को लिया गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है PQLI के घटक कौन कौन से हैं। तो PQLI के घटक शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत साक्षरता को लिया गया। PQLI का मूल्य 1 से 0 के मध्य होता है। अगर PQLI का मूल्य 1 है तो खराब स्थिति का सूचक है, और अगर PQLI 100 है तो अच्छी स्थिति का सूचक माना गया है। अब आगे PQLI मापने के लिए शिशु मृत्यु दर, इसमें बताया गया कि प्रत्येक 1000 जन्म में से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे लिए गए, मतलब 1000 जन्म तक और 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे लिए गए। PQLI गणना हेतु 1 से 100 अंक प्रदान किया गया, न्यूनतम 1 अंक, अधिकतम 100 अंक। तो शिशु मृत्यु दर में इसमें 100 अगर PQLI का मूल्य है तो खराब स्थिति का सूचक है, और अगर PQLI 1 है तो अच्छी स्थिति का सूचक है। प्रोफेसर मैरिस का मानना है कि अधिकतम शिशु मृत्यु दर विकसित या विकासशील देशों की 229 हो सकती है और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर 7 हो सकती है। इसी प्रकार से जीवन प्रत्याशा में 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लिया गया। शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया, मतलब 1 वर्ष से कम के बच्चों को लिया गया है, और जीवन प्रत्याशा में 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लिया गया है। PQLI की गणना 1 से 100 अंक के बीच में की गई। अगर PQLI का मान बताया गया है 1 है तो खराब स्थिति को बता रहा है, और अगर 100 की तरफ बढ़ रहा है तो अच्छी स्थिति को बताया गया। मैरिस मानते हैं कि अगर PQLI की जीवन प्रत्याशा 38, न्यूनतम जीवन प्रत्याशा जो है 38 वर्ष और अधिकतम जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष बताई गई। इसी प्रकार से साक्षरता दर की बात की गई। लिटरेसी रेट में PQLI 1 से 100 अंक के बीच में होता है। अगर PQLI 1 आ रहा है तो सभी निरक्षर माने जाएंगे, और अगर PQLI 100 आ रहा है तो भी सभी व्यक्ति साक्षर माने जाएंगे। अब PQLI की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो PQLI की गणना के लिए शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा तथा साक्षरता दर का औसत ही PQLI है। तो PQLI शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर को जोड़कर 3 से भाग देने पर
PQLI निकाला जा सकता है। PQLI अगर 1 आ रहा है तो सबसे ख़राब स्थिति को बता रहा है, और अगर PQLI कितना 100 आ रहा है तो अच्छी स्थिति को बता रहा है। तो इस प्रकार से विकसित एवं विकासशील देशों में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक या भौतिक गुणवत्ता को मापने के लिए मैरिस डी मैटिस ने GNP, GDP एवं प्रति व्यक्ति PCI, प्रति व्यक्ति आय को आधार न बनाकर शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा एवं साक्षरता दर को आधार बनाया, जिसके आधार पर किसी भी देश की विकास को मापा जा सकता है। अब 1990 के बाद से HDI जारी होने के बाद जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का महत्व समाप्त हो गया और वर्तमान में HDI काम कर रहा है। HDI को हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अगर यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है कि PQLI के घटक कौन कौन से हैं। तो PQLI के 3 घटक हैं, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर। इसके अलावा पूछा जा सकता है PQLI की वैज्ञानिक माप किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी। तो मैरिस डी मैटिस द्वारा PQLI की वैज्ञानिक माप 1979 में दी गई थी, और जनक या सर्वप्रथम विचार PQLI का 1976 में जॉन टिनवर्जन द्वारा दिया गया था। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 होता है तथा न्यूनतम मूल्य कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से HDI का अधिकतम मूल्य 1 होता है और न्यूनतम मूल्य 0 होता है। तो यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है।